ब्रेक के बाद प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है। उसके दूसरे सेगमेंट अपना उत्तराखंड में राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बुलेटिन में बात करेंगे आज कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की और इसके अलावा जो वार्ता हुई है हर अवकाश को वापस लेने की उसकी। लेकिन उससे पहले हरिद्वार से जो खबर है वो आपको बता दें। यहां के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मां मनसा देवी के मंदिर की पहाड़ियों पर आज अचानक आग लगी। शिवालिक की पर्वत पर ये आग लगी है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल यहाँ सर्दियों के मौसम में आग लगी है, वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो लोगों का कहना है कि आए दिन की ये घटना है और इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। गर्मियों के दिनों में तो अक्सर लगती रहती हैं, लेकिन सर्दी का टाइम है, कोहरा पड़ रहा है, घास भी गीला, उसके बाद ये आग क्यों लगी मनसा देवी के बराबर में, इसका कारण ये मालूम नहीं है। वहीं देहरादून में एक मोबाइल की दुकान में भीषण आग लगी है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। थाना पटेल नगर क्षेत्र के देहरा खास इलाके में शाम को मोबाइल के शोरूम में भीषण आग लग गई और जो मोबाइल के अलावा सामान इसके अंदर रखा हुआ था वो पूरी तरह से जल गया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन लाखों का नुकसान इस अग्निकांड में हुआ है। उधर रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे ढेला गांव में दहशत है। दरअसल यहां एक बाघ ने गौशाला में घुसकर 2 मवेशियों को मार डाला, जबकि एक मवेशी घायल हुआ है। ये घटना बीती रात की है। इसके बाद से ग्रामीण डरे हुए हैं। अरे बोराजी को डॉक्टर भी बुलाओ। चारों तरफ जंगल है, इनके जानवर को अगर यदि कुछ होता है तो पूरे गांव को लपेट लेते हैं। आज हमारे घर के अंदर घुसा है, आज इन लोगों के साथ हुआ, कल को मेरे साथ होगा, परसों दूसरे के साथ होगा। तो इनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा क्या है। और बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आ रही। दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को ये कड़ी सजा सुनाई है। राजेश उर्फ जितेंद्र को फांसी की सजा सुनाई गई है और साथ में 75,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। और अगर जो आरोपी है वो जुर्माना, जो दोषी है वो जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे 2 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 2016 में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जब दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी। तो इस मामले में दोष सिद्ध होने के बाद आरोपी यहाँ पर दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं रामनगर से बड़ी खबर है, जहां अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन की टीम ने 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। महाबली और बदेशा स्टोन क्रशर पर जुर्माना लगा है। एडीएम के नेतृत्व पर यह कार्रवाई हुई है। तो लगातार जो अवैध खनन है उसको लेकर प्रशासन फिलहाल सक्रिय नजर आ रहा है। तो ऐसे ही रामनगर में कार्रवाई करते प्रशासनिक टीम ने 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। महाबली और बदेशा स्टोन क्रशर पर एडीएम के नेतृत्व में टीम गई थी, जिसने बड़ी कार्रवाई की है। और अब बात करेंगे राज्य के कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की। तो अलग अलग जगह पर इस सामूहिक अवकाश का क्या असर देखने को मिला, कर्मचारियों का क्या यहां पर स्टैंड था, वो आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच कोशिश हुई कि इस हड़ताल को खत्म किया जाए। जो 4 तारीख को प्रस्तावित आंदोलन है कर्मचारियों का, उसे खत्म किया जाए। तो इन सबके बीच वित्त मंत्री से वार्ता हुई, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। 11 बजे से कोऑर्डिनेशन की कमेटी की वित्त मंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ मैराथन वार्ता हुई, जहां वित्त मंत्री बैठक को सकारात्मक बता रहे हैं। वहीं कर्मचारी सरकार की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। अपने ऐलान के मुताबिक 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी गुरुवार को अवकाश पर रहे। राजधानी के परेड ग्राउंड से लेकर राज्य भर के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी बीच सचिवालय में 11 बजे से कोऑर्डिनेशन कमेटी के वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ मैराथन वार्ता हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने कर्मचारियों की सभी मांगों को शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखने का फैसला लिया। उन सभी मांगों पर बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार विमर्श हुआ है और उसके पश्चात ये तय हुआ है कि हम इस बैठक का कार्यवृत्त जारी करेंगे। और उसके आधार पर हमने समन्वय समिति से यह अनुरोध किया है कि आप अपने आंदोलन जैसे कड़े कदम को स्थगित करें, क्योंकि ये सारे विषय जो डिस्कशन में आए हैं ये माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाएंगे और माननीय मंत्रिपरिषद सहानुभूतिपूर्वक उस पर निर्णय लेगी। हालांकि कर्मचारियों की मांगों में से अधिकतर ऐसी मांगे हैं जिनको बगैर कैबिनेट के ही वित्त मंत्री या फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर हल किया जा सकता है। लेकिन इन मांगों को भी कैबिनेट में ले जाने पर कर्मचारी आशंकित हैं। बात की बात कही थी, संवाद हुआ। मैं उम्मीद जताऊंगा अभी कार्यवृत्त हमारे पास आएगा, उस कार्यवृत्त की क्या लैंग्वेज रहेगी, क्या कार्यवृत्त में लिखा जाएगा, कर्मचारियों की पीड़ा उसमें अगर हमें दिखेगी कि वाकई में सरकार संवेदनशील है
तो उसके बाद हम लोग कोई सार्थक निर्णय लेंगे संयोजक मंडल की बैठक करके। अभी सारे प्रोग्राम एज इट इज हैं। आज का कार्य बहिष्कार, वो जो सामूहिक अवकाश था वो भी एज इट इज है, और जो 4 तारीख की महारैली है वो भी एज इट इज है। वित्त मंत्री चाहते हैं कि बात कैबिनेट में रखने से पहले कर्मचारी आंदोलन स्थगित करने का लिखित आश्वासन दे, और कर्मचारी चाहते हैं कि कार्यवृत्त तो जारी हो ही, साथ ही कैबिनेट के फैसले का भी इंतजार कर लिया जाए। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक अवकाश का क्या असर देखने को मिला। पिथौरागढ़ की बात करें तो कलेक्ट्रेट परिसर में सभी कर्मचारियों ने दिन भर धरना दिया, सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने उनके भत्ते खत्म कर दिए हैं। यही नहीं, जिन मांगों को लेकर वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनको लेकर भी सरकार गंभीर नहीं है। हमारे 10 सूत्री मांग पत्र हमने 23 तारीख को शासन को दिया है, जिसमें मुख्य मांग है हमारी 15 जो भत्ते हैं काट दिए सरकार ने, और हमारा किराया भत्ता जो है वो कम कर दिया है। केंद्र के समान हमें जो एसपी दी जानी थी वो नहीं दे रहे हैं, और सरकार हर बार आश्वासन दे रही, कर कुछ नहीं रही। वहीं चंपावत की बात करें तो यहां भी कर्मचारी अवकाश पर है। हालांकि शिक्षक संगठन बाहर से नैतिक समर्थन के नाम पर अपने स्कूल गए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार प्रशासन चाहे कितनी सख्ती दिखाए, वो अपनी मांग पूरी होने तक इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। वहीं उत्तरकाशी में भी कर्मचारी अवकाश पर रहे और इसका असर यहां देखने को मिला। जो जरूरी सेवाएं थी उसको छोड़कर बाकी जो कर्मचारी थे विभागों के, उन्होंने आज अपना काम नहीं किया। सीएमओ कार्यालय में हड़ताल पर गए कर्मचारियों का सीएमओ को जाना नागवार गुजरा और नाराज होकर सीएमओ ने सामूहिक अवकाश पर गए सभी कर्मचारियों को बुलाकर हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थिति लगा दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में इसका विरोध जताया। जब तक ये सरकार हमारी मांगों को वो नहीं करती, 4 तारीख को फिर महारैली में देहरादून में भाग लिया जाएगा। वहीं कर्मचारी के इस कदम पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है, क्योंकि इस तरह अवकाश पर जाने से हड़ताल से राज्य का विकास प्रभावित होता है। अगर जिस तरह से उनकी डिमांड है, मैं समझता हूं कि उससे हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वो रुक जाएगा। हमको 1 करोड़ 10 लाख लोगों की चिंता करनी है, जो हमारे 2.25 लाख कर्मचारी हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो डेवलपमेंट के काम हैं वो रुकेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि जो भी ऐसी कोई जायज चीजें हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर से भगदड़ की आहट सुनाई देने लगी है। पहले हरक सिंह रावत का राहुल का गुणगान करना सामने आया और अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का ये कहना कि बागी कांग्रेसी हमारे संपर्क में है, कहीं ना कहीं भविष्य के लिए बड़े राजनीतिक उथल पुथल की ओर संकेत कर रहे हैं। भाई वो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, तो उनका संयम और समय सबसे बड़ा हथियार है। चुनावी माहौल में कैबिनेट मंत्री और पूर्व में कांग्रेसी दिग्गज रहे हरक सिंह रावत का राहुल गांधी पर ये प्यार कहीं उत्तराखंड के भविष्य में होने वाले राजनीतिक उथल पुथल का संकेत तो नहीं। पहले निकाय चुनाव के दौरान कोटद्वार में टिकट बंटवारे में हरक सिंह की नहीं चली, जिसकी नाराजगी खुलकर तो सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह अचानक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरक सिंह के आवास पर पहुंचे, उसने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया। और अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह का बयान भी कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है। ये राजनीति में आना जाना तो लगा ही रहता है और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। दरअसल पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, दिग्गज नेता हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज का साथ छोड़ना गढ़वाल में कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है। 2019 के लिए यहां कांग्रेस को उम्मीदवारों की कमी नजर आ रही है, जबकि बीजेपी में सीट को लेकर दावेदारी का दौर शुरू हो चुका है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस का दिल पुराने दिग्गजों पर आ रहा है। हालांकि स्थिति ठीक उलट बताते हुए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में है। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके जो अपने अन्य लोग हैं, अन्य नेता जो बड़े नेता हैं इस प्रदेश के अंदर, उनको रोकने के लिए ही वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। और जो कांग्रेस के अन्य बड़े नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लगातार वो भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं बीजेपी में आने की।
इतना तो साफ है कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की वो हनक पार्टी के अंदर नहीं है जो कभी कांग्रेस में थी। इतना जरूर है कि राज्य की राजनीति के भीतर कांग्रेस में कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। अब ये खिचड़ी साल 2019 में कांग्रेस के खाने का स्वाद कितना बदलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन अमृत कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह के बयान पर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस नेताओं को बयानवीर करार देते हुए कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता पार्टी के लिए निष्ठावान हैं, इसलिए किसी का पार्टी छोड़कर जाने का कोई मतलब नहीं होता। वजह की बातें करना, बयान देना उनके खून में है। और जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, आज हमारी पार्टी के, हमारे दल के एक निष्ठावान, ईमानदार। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को देश में कई मॉडल कॉलेजेस का शिलान्यास करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 2 मॉडल कॉलेज हरिद्वार और उधमसिंह नगर में है, जबकि एक प्रोफेशनल कॉलेज पौड़ी जिले की पैठाणी में खोला जाएगा और सभी कॉलेजेस का शिलान्यास प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। के माननीय प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को हमारे 2 मॉडल कॉलेज और एक प्रोफेशनल कॉलेज का जो है शिलान्यास करने जा रहे हैं और 3 तारीख को पैठानी में और हरिद्वार में और उधमसिंह नगर तीनों जगह एक बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और 26 करोड़ रुपए में पहला प्रदेश का प्रोफेशनल कॉलेज पैठानी में खुल रहा है और 12-12 करोड़ रुपए के 2 मॉडल कॉलेज हमारे उधमसिंह नगर हरिद्वार में खुलने जा रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस को राज्य बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने आजीवन समाजवाद अपनाया, हमेशा मजदूरों की और दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाई। फर्नांडिस जो थे वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक बहुत क्रांतिकारी लीडर भी रहे हैं। वो एक स्वतंत्र लेखक भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, मजदूर नेता रहे हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे, रेल मिनिस्टर रहे, उद्योग मंत्री रहे और बाद में वो देश के डिफेंस मंत्री भी रहे। और वो हृदय से कहना चाहिए कि वो समाजवादी थे और जो उन्होंने समाजवाद को अपनाया, उन्होंने आजीवन उसका पालन किया। उत्तरकाशी में सुबह आधे घंटे के अंतराल में भूकंप के 2 जोरदार झटके महसूस किए गए। पहला झटका 11:30 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 थी, तो वहीं दूसरा झटका 11:58 पर आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप का झटका आते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र आपदा प्रबंधन ने बताया है कि ढूंढा रहा है। वहीं उत्तरकाशी जिला भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और 5 पे आता है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत आपदा प्रबंधन कार्यालय में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी तहसील में संपर्क कर भूकंप के हालात की जानकारी दी। हालांकि अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार के भी नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 5 मैग्नीट्यूड पे था और उसका जो रेंज या एपिसेंटर डुंडा के आसपास बताया जा रहा था। इस संबंध में जो सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी हमारी ये रहती है कि हम सबसे पहले इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से एरिया में लॉसेस हुए हैं। तो इस क्रम में हमने जितने भी फाफलंग एरियाज़ हैं, जो हमारे रिमोट विलेजेस हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं और अभी तक किसी लॉस की कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। बागेश्वर में नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने नदी को ही कूड़ा निस्तारण केंद्र बना दिया है। करीब 1.5 साल पहले पूर्व यहां पर जिलाधिकारी मंगेश खिल्डियाल के नेतृत्व में इस नदी को साफ करने के लिए बाकायदा अभियान चलाया गया। तब से अब तक कई टन कूड़े की सफाई की गई, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते और लोगों की भी कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते इस नदी को एक बार फिर से डंपिंग जोन बना दिया गया है। सीधे उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ पर छापे मारने चाहिए। जो लोग वहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं, जो जिनका सीवर सीधे भागीरथी में आ रहा है, उनके चालान काटने चाहिए और सुविधा देनी चाहिए। और सरकार जहाँ तक है, सीवर लाइन बनते बनते तो काफ़ी साल हो गए, जब तक सीवर लाइन बनेगी तब तक उसका जैविक समाधान निकालना चाहिए।
राज्य की राजधानी देहरादून में यूपी का एक सिंडिकेट सक्रिय है जो छोटे छोटे बच्चों से देहरादून की सड़कों पर भीख मंगवाता है। उत्तराखंड बाल आयोग की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सिग्नल चौक चौराहों पर भीख या खैरात मांगते बच्चे अक्सर आपने राजधानी देहरादून की सड़कों पर देखे होंगे। बड़ी बात यह है कि ऐसे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आयोग ने जब जानकारी इकट्ठा की तो हकीकत हैरान करने वाली थी। सुबह के टाइम पे आते हैं और शाम को ये बच्चे चले जाते हैं। तो जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस पे काम किया, उससे हमें पता चला कि ये बच्चे पास के प्रदेश से, जैसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आ जाते हैं, आपके नजीमाबाद से आ जाते हैं, और नियर बाई जो एरियाज हैं वहाँ से उत्तर प्रदेश के वहाँ से आते हैं। हालांकि इस बेहद गंभीर मामले पर जब हमने पुलिस महकमे से बात की तो उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधि में बच्चों के माता पिता का भी एक बड़ा हाथ होता है, जो अपने आप में गंभीर है। बच्चे उनके पेरेंट्स ही करवा रहे हैं उनसे मजदूरी, तो इशू वहाँ पे ये आ जाता है कि उसके बाद हमने करते हैं, उनको समझाते हैं, कुछ दिन बाद फिर वापस वो वहीं छोड़ देते हैं। उनकी प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ है। उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष ने जल्द ही इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करने की बात कही है। देखना होगा आयोग की सक्रियता बाल भिक्षावृत्ति जैसे अभिशाप को राजधानी दून में खत्म करने में कितना कामयाब हो पाएगी। देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। कोटद्वार और आसपास के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम बदला है। सुबह से ही कोटद्वार में बारिश हो रही है। बारिश होने के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही, जिससे तापमान काफी गिर गया है। लैंसडाउन और धूमाकोट इलाके में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। तो इस बार काफी बर्फबारी हो रही है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें मौसम काफी पसंद आ रहा है, और बर्फबारी में बच्चे जो भी उनके अपने मनपसंद खेल हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन हर मौसम का, हर स्थिति का आनंद कैसे लेना है ये भला इन बच्चों से बेहतर कौन जान सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा संसाधन इनके पास है, लेकिन इसमें भी इन्होंने अपनी मस्ती का तरीका ढूंढ लिया है। उधर मसूरी के लाल टिब्बा में पड़ी बर्फ को देखने के लिए सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। पर्यटन नगरी बुरासखंडा और धनौल्टी में भी काफी दूर दूर से पर्यटक यहां आ रहे हैं। तो इस बार दिल खोलकर जो कुदरत ने बर्फबारी यहां पर की है उससे पर्यटक काफी खुश है, क्योंकि अमूमन होता यह था पर्यटक पहुंचते थे और बर्फबारी का इंतजार करते करते वापस चले जाते थे। लेकिन इस बार अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटक और पर्यटन व्यवसायी सभी काफी खुश हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बालिका सशक्तिकरण के लिए किसान भवन में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बालिका पंचायत का आयोजन हो रहा है। पहाड़ के दूर के इलाकों से शहर देखने कई बेटियों के चेहरे यहां पहुंचे थे और काफी खुश भी नजर आए। तो बालिकाओं को सजग, सशक्त और सफल बनाने के लिए ये बालिका पंचायत हो रही, जिसे समग्र शिक्षा द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें 95 ब्लॉक से 130 बच्चियां पहुंची हैं। तो इसी खबर के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए महाबहस।